नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का समर्पित पीसीएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने प्रस्तावना के अंतर्गत प्रस्तावना की जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा कर ली थी। आज उसी के आगे हम लोग प्रस्तावना के अंतर्गत जो प्रस्तावना में कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आइए उसी कड़ी में आज हम लोग संप्रभुता के बारे में देखते हैं। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है आंतरिक एवं बाह्य। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो यदि सरकार के पास है तो वह सरकार संप्रभु सरकार मानी जाती है। कौन कौन से? आंतरिक एवं बाह्य, मतलब भारत के अंदर और भारत के बाहर के जो निर्णय हैं उनको लेने का अधिकार यदि वहाँ की चुनी गई सरकार को होता है तो उसे संप्रभु कहते हैं। निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति। अब संप्रभुता के प्रकार देख लेते हैं। एक तो संप्रभुता का प्रकार होता है आंतरिक, बाह्य। उसी के अंतर्गत इसका तीसरा टाइप होता है नॉमिनल संप्रभुता, मतलब नाम मात्र की संप्रभुता। चौथा रियल संप्रभुता, मतलब वास्तविक संप्रभुता, रियल संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता। और पांचवी संप्रभुता लीगल, मतलब कानूनी संप्रभुता। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता के अंतर्गत आती है। आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार सरकार होती है, जबकि नाम मात्र की संप्रभुता प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति में निहित होती है। जबकि वास्तविक संप्रभुता जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर नाम मात्र की संप्रभुता प्रेसिडेंट में निहित होती है। जबकि रियल संप्रभुता प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री में निहित होती है। लीगल संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता कहाँ? कानूनी संप्रभुता का स्रोत संविधान होता है। ध्यान रखना, आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। नॉमिनल संप्रभुता प्रेसिडेंट, रियल संप्रभुता प्राइम मिनिस्टर और लीगल संप्रभुता कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। उसके बाद समाजवादी शब्द को देख लेते हैं। कल हम लोगों ने हालांकि इस पर चर्चा की थी, लेकिन इसे एक बार पुनः देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कहीं उल्लेखित नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। 1947 के बाद होता यह है कि संपूर्ण विश्व दो गुटों में विभाजित हो जाता है। पहला गुट यूएसएसआर और दूसरा का यूएसए, जिसमें यूएसएसआर के अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था और यूएसए के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आती है। और भारत ने इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं से इतर यानी अलग गुट निरपेक्षता की ओर अपना जो गुट निरपेक्षता को महत्व दिया और भारत का झुकाव समाजवाद की तरफ था। 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आती है, एलपीजी पॉलिसी 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसमें दोनों व्यवस्थाओं मतलब समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के मिले जुले रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया जाता है। इसी कारण भारत में समाजवाद और पूंजीवाद दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं समाजवादी के अंतर्गत ही उदारवाद को हम लोग देखेंगे। होता यह है कि सरकार और जनता के मध्य दो चीजें होती है, सरकार और जनता। सरकार और जनता के मध्य
जो संबंध होते हैं वे अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इन संबंधों के आधार पर ही व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। कौन कौन सी व्यवस्थाएं? तो यहाँ पर हम लोग उदारवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद और साम्यवाद के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। तो उदारवाद, लिबरलिज्म के जनक किसे माना जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। इसमें होता क्या है? उदारवाद के अंतर्गत सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार का अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, अर्थात जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और सुविधाओं का निजीकरण हो जाता है, सेवाओं का निजीकरण हो जाता है, निजी हॉस्पिटल, निजी रेलवे आदि। मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स का मानना था जो भी कार्य किए जाते हैं वह वास्तव या वास्तविक रूप में श्रमिकों द्वारा किए जाते हैं, यानी श्रमिक वर्ग द्वारा किए जाते हैं, और उसका जो श्रेय है वह पूंजीपति वर्ग ले लेता है। इसीलिए मार्क्स का कहना था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपति वर्ग से अपनी संपत्ति छीन लो। यह कथन भी पूछा जा सकता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपति वर्ग से अपनी संपत्ति छीन लो। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। अब समाजवाद की बात कर लेते हैं। सोशलिज्म के इस समाजवाद के जनक लेनिन महोदय थे। अब समाजवाद क्या होता है इसे देख लेते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, किंतु सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाए और सरकार समाज के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करे, तो ऐसी व्यवस्था को समाजवाद कहते हैं। उसके बाद साम्यवाद देख लेते हैं। साम्यवाद का जनक माओ त्से तुंग को माना जाता है। माओ त्से तुंग ने ही चीन में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया था। साम्यवाद का अर्थ क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के माध्यम से सरकार का संचालन किया जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें चुनिंदा व्यक्तियों के समूह द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। उदारवाद का जनक जॉन लॉक। इसमें जितनी भी मार्केट होती है उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है और व्यवस्थाओं का निजीकरण हो जाता है। मार्क्सवाद ने कहा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपति वर्ग से अपनी संपत्ति छीन लो। समाजवाद में हमने आप लोगों को बताया ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो, किंतु सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता हो और सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं का गठन करे। साम्यवाद के अंतर्गत हमने आपको बताया कि ऐसी व्यवस्था जिसमें चुनिंदा व्यक्तियों के समूह द्वारा शासन का संचालन किया जाए। इसके जनक साम्यवाद के माओ त्से तुंग हैं। अब प्रस्तावना में एक शब्द लिखा मिलता है कि सेकुलर का अर्थ इंग्लिश में सेकुलर ही होता है, जबकि हिंदी में इसके दो मतलब हो जाते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष और दूसरा पंथ निरपेक्ष। हम आप लोगों को दोनों शब्दों के बारे में बताएंगे। होता यह है कि विश्व में तीन प्रकार की कंट्री पाई जाती है। एक तो एथीस्ट कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जो किसी भी धर्म को नहीं मानती, अर्थात वे नास्तिक प्रवृत्ति की होती हैं,
उन्हें एथीस कंट्री के नाम से जानते हैं। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण चीन और उत्तर कोरिया है। जबकि रिलीजियस कंट्री मतलब रिलीजियस कंट्री मतलब धार्मिक देश, ऐसा देश जिसमें शासन व्यवस्था का संचालन धार्मिक शासन व्यवस्था के संचालन में धर्म के नियमों का पालन किया जाए, उसे रिलीजियस कंट्री कहते हैं। और अब हम लोग आते हैं सेकुलर कंट्री पर। ऐसी कंट्री, ऐसे देश जहां पर धर्म, ऐसा देश जहां की सरकार सभी धर्मों को, जो भी धर्म पाए जाएं उन सभी धर्मों को बराबर समझे और सरकार का बिना धर्म के अनुसार चलाया जाना ही सेकुलर राष्ट्र की संकल्पना को व्यक्त करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेकुलर कंट्री कौन सी होती है? जहां पर सरकार सभी धर्मों को बराबर मानती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकुलर का अर्थ क्या होता है। तो सरकार सभी धर्मों को समान मानती है और देश का कोई भी धर्म नहीं होता है। सरकार का किसी भी धर्म के अनुसार न संचालित होना ही सेकुलर राष्ट्र की संकल्पना को व्यक्त करता है। इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले धर्म क्या होता है। तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना। जीवन क्या धारण करना? जीवन जीने की शैली को धारण करना ही धर्म कहलाता है। प्रत्येक धर्म के अपने सेट ऑफ रूल होते हैं और उन नियमों के अनुसार ही व्यक्ति का जीवन उसी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। पंथ निरपेक्ष, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ हमने लोगों ने समझ लिया कि सरकार का सभी धर्मों को बराबर मानना और किसी भी धर्म के अनुसार सरकार का संचालन न किया जाना ही धर्म निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं तो यह शब्द सबसे पहले गांधी जी ने दिया था, क्योंकि गांधी जी का मानना था जीवन जीने की शैली अर्थात जीवन शैली को धारण करना ही धर्म कहलाता है और धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य हो जाता है। यह कथन पूछा जा सकता है कि यह किसने कहा है कि धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य है। तो यह गांधी जी ने कहा है, किंतु गांधी जी ने यह भी बताया कि व्यक्ति धर्म से अलग तो नहीं हो सकता, लेकिन पंथ से अलग जरूर हो सकता है। अब पंथ क्या होता है? तो पंथ का अर्थ इस रूप में आप लोग समझ लीजिएगा कि पंथ जैसे प्रत्येक धर्म के कुछ धर्म पंथ या संप्रदाय होते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में शिया सुन्नी और रोहिंग्या मुस्लिम, जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध धर्म में हीन यान महायान और हिंदू धर्म में वैष्णव और शैव। पंथ निरपेक्षता का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है। उसके बाद प्रस्तावना में एक शब्द देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक, मतलब लोकतांत्रिक। इसी के अंतर्गत डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है? तो यदि शाब्दिक रूप से बात की जाए तो डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला डेमोस और कार्टिया, डेमोस और कार्टिया। इसमें डेमोस का अर्थ होता है पीपल, मतलब लोग या जनता, जबकि कार्टिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार ये शाब्दिक रूप से देखा जाए कि डेमोक्रेटिया का अर्थ क्या होता है, तो लोग या जनता का शासन ही डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होती है, क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर जनता सीधे तौर पर स्वयं कानूनों का निर्माण
अपने लिए करती है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि कानून और नियमों का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, प्रत्यक्ष में जनता स्वयं करती है, जबकि अप्रत्यक्ष में जनता पहले प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता के लिए कानून या नियमों का निर्माण करते हैं। अब बात कर लेते हैं, प्रस्तावना में एक शब्द देखने को मिलता है रिपब्लिक। गणराज्य का क्या अर्थ होता है? गणराज्य, भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन यदि बात की जाती है कि भारत गणतंत्र कब हुआ, तो भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? तो गणराज्य के अर्थ के अंतर्गत गणराज्य राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, यदि वह निर्वाचित किया जाता है तो वह राष्ट्र गणराज्य के अंतर्गत आता है। जैसे भारत की बात कर लें तो भारत में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। वो अलग बात है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उसका निर्वाचन करते हैं। यदि ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन लोकतांत्रिक देश तो है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो रानी या महारानी होती हैं, जो कि वंशानुगत होती हैं। वंशानुगत मतलब माता, फिर उनकी पुत्री, फिर पुत्री की पुत्री, इस प्रकार यह क्रम वंशानुगत रूप से चलता रहता है। इसीलिए ब्रिटेन लोकतंत्र तो है किंतु गणराज्य नहीं। ध्यान रखना, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का हिंदी में अर्थ तो एक ही होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका अर्थ बदल जाता है। लिबर्टी माने भी स्वतंत्रता होती है और फ्रीडम माने भी स्वतंत्रता होती है। अब लिबर्टी और फ्रीडम को हमने यहाँ पर क्यों लिखा, तो लिबर्टी, अब देख लेते हैं एक एक को। लिबर्टी जो शब्द है वह प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है उसके लिए प्रयोग किया गया है, जबकि फ्रीडम जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वह जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत फ्रीडम की बात की गई है उसमें फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो फ्रीडम के अंतर्गत आती है, जबकि प्रस्तावना के अंतर्गत जो लिबर्टी शब्द का यूज किया गया है वहां पर प्रस्तावना में किया गया है, ये ध्यान रखना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की लिबर्टी दी गई है। पहली विचार मतलब थॉट, एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति, विश्वास। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि प्रस्तावना में धर्म वैसे तो रिलीजियस माने धर्म होता है, धार्मिक होता है, किंतु प्रस्तावना में जो धर्म के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वह फेथ शब्द प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में जो धर्म का अर्थ दिया गया है वो फेथ से दिया गया है। उसके बाद उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं प्रस्तावना के अंतर्गत। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, ये कैसे याद रखें, तो एक कहानी याद रखिएगा छोटी सी, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले विचार किया, फिर अभिव्यक्त किया, उसके बाद विश्वास, लोगों में विश्वास हुआ और उन्होंने धर्म की स्थापना की और धर्म की स्थापना के बाद लोगों ने उनकी उपासना प्रारंभ कर दी। तो ये छोटी सी कहानी के माध्यम से
इस सीरियल को आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं समानता की, इक्वलिटी। इक्वलिटी प्रस्तावना में दो प्रकार की इक्वलिटी की बात की गई है। पहली स्टेटस और दूसरी अपॉर्चुनिटी, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की बात की गई है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 के अंतर्गत व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात की गई है, जबकि अवसर की समानता के लिए आर्टिकल 16 में दिया गया है। बंधुत्व क्या होता है? भारतीय संविधान में एक शब्द देखने को मिलता है बंधुत्व। ये बंधुत्व का क्या अर्थ होता है? भारतीयों में भाईचारे की भावना को स्थापित करना या भाईचारे की भावना के साथ रहना ही बंधुत्व कहलाता है। उसके बाद भारतीय संविधान में एक शब्द और देखने को मिलता है यूनिटी, मतलब एकता। एकता क्या होता है? इसके अंतर्गत भौगोलिक एकता को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात सभी भारतीयों में जुड़ाव या लगाव को यूनिटी या एकता कहते हैं। मतलब एकता का अर्थ सभी व्यक्तियों में लगाव या जुड़ाव को एकता कहते हैं। और जब यही यूनिटी असमानों मतलब धार्मिक, सांस्कृतिक आदि रूपों के मध्य में एकता स्थापित हो जाए तो उसे अखंडता कहते हैं। ये दोनों शब्द प्रस्तावना में दिए गए हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं। इसके एकता के अंतर्गत भौगोलिक एकता को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात सभी भारतीयों में जुड़ाव और लगाव की जो भावना देखने को मिलती है वही एकता कहलाती है। और जब यही एकता असमानों का अर्थ धार्मिक रूप से अलग, सांस्कृतिक रूप से अलग, जीवन जीने की शैली के रूप में अलग के मध्य में भी जब एकता स्थापित हो जाए तो उसे अखंडता कहते हैं। अब प्रस्तावना से जुड़े कुछ प्रमुख कथन हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि राजनीतिक जन्मपत्री प्रस्तावना को किसने कहा है? तो के एम मुंशी ने। के एम मुंशी का ही एक कथन और है कि प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य काल, ये भी ध्यान रखना, प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यकाल किसने कहा? तो के एम मुंशी ने कहा। उसके बाद सुभाष कश्यप का कथन है, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। यदि कथन पूछा जा सकता है कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, या किसने कहा? तो सुभाष कश्यप ने कहा। उसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा? तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। पंडित ठाकुर दास भार्गव, इनके कथन हमेशा पूछे जाते हैं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग भी इन्होंने ही कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। किसने कहा? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। इन्होंने ही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये भी ध्यान रखना, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, या किसने कहा? या भी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, या भी पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा। अर्नेस्ट बार्कर महोदय का एक कथन है कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने।
और ये क्वेश्चन ये आता है कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट किसने कहा, तो अर्नेस्ट बार्कर ने कहा। अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स, किस पुस्तक में कहा, कुंजी नोट्स प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स, जिसका प्रकाशन 1951 में किया गया था। अब प्रस्तावना विशेष के संबंध में कुछ एक दो तथ्य देख लेते हैं। प्रस्तावना विशेष के अंतर्गत प्रस्तावना में भारत शब्द 2 बार प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो 2 बार। इसी प्रकार के लिए शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में 3 बार किया गया है और शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में 5 बार किया गया है, तथा शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में 2 बार किया गया है। संविधान शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में 2 बार किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। भारत शब्द का प्रयोग 2 बार, के लिए शब्द का प्रयोग 3 बार और शब्द का प्रयोग 5 बार और तथा शब्द का प्रयोग 2 बार, संविधान शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। प्रस्तावना में कुल 94 शब्द हैं, जिसमें में, से और के लिए आदि को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आप लोगों को भारतीय संविधान के भाग 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। आज हम लोगों ने प्रस्तावना को कंप्लीट कर लिया है। लगभग जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। इसका पहला पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।